दोस्तों, आज की ये कहानी आपको भी अंदर से पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। जब आपको कातिल का पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस कहानी का एंड ज़रूर सुनिएगा। तारीख थी 29 अक्टूबर 2018 और दिल्ली के बवाना एरिया के इलाके में सुबह सुबह कुछ लोग सड़क पर टहल रहे थे। ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे अपने काम से, लेकिन अचानक से इन लोगों की नज़र एक घायल औरत पर वहाँ पर पड़ती है। उस औरत के पास में उसकी स्कूटी भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद इस औरत का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग फ़ौरन उस औरत के पास जाते हैं और उसे देखते हैं। उस औरत की बॉडी से काफ़ी खून निकल रहा था, लेकिन ये सब देखकर उनको लगा कि ये मामला एक्सीडेंट का हो सकता है। इसलिए औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए वो लोग उसे उठाकर फ़ौरन ही पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और दोस्तों, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो लोग उस औरत को चेक करते हैं, लेकिन तब तक उस औरत की सांसें थम चुकी थीं। जब डॉक्टर ने उस औरत को अच्छे से चेक किया तो पता चलता है कि उस औरत को उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसे गोली मारी गई है। और इसके बाद डॉक्टर ने लोगों को बताया इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसे गोली लगी है। जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चलती है तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और साथ ही डॉक्टर्स ने भी इस घटना की सूचना फ़ौरन पुलिस को दे दी। पुलिस फ़ौरन घटना को सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचते ही पूरे मामले की जानकारी जुटाई जाती है। और पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करती है जो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। उन लोगों से पुलिस पूछती है सबसे पहले इस औरत को किसने देखा था और क्या किसी ने कोई गोली चलाने की वहाँ पर आवाज़ सुनी। पुलिस वाले उन लोगों से इस तरह के कई सवाल पूछते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस औरत को हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद की थी, उन्होंने पुलिस को ये साफ साफ बता दिया कि हमें ये एक्सीडेंटल केस लग रहा था, और अगर हमें ये पता होता कि ये मर्डर का मामला है तो हम सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करते। अब उनकी ये बात सुनकर पुलिस को लगा कि ये सच बोल रहे हैं, और फिर पुलिस ने उनका फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ नोट कर लिया। और पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद लोगों से कहा ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया भी जा सकता है और फिर से आप लोगों से पूछताछ की जा सकती है। वहाँ से वो लोग अपने घर चले जाते हैं और इधर पुलिस भी इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। और दोस्तों, छानबीन के दौरान पुलिस सबसे पहले ये पता लगाती है कि ये औरत कौन है और कहाँ की रहने वाली है। और जब औरत को हॉस्पिटल लाया गया था तो इत्तेफाक से उसके कंधे पर एक हैंडबैग फंसा हुआ था, और वो हैंडबैग उस औरत के साथ हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। फिर पुलिस ने उस हैंडबैग को खोला, तब उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें उस औरत का आधार कार्ड और कॉलेज का आईडी कार्ड था, और साथ ही बैग में उस औरत का फ़ोन भी मिलता है। पुलिस ने जब आधार कार्ड देखा तो पता चल जाता है कि इस औरत का नाम सुनीता है और ये गवर्नमेंट टीचर है और दिल्ली की ही रहने वाली है। इसके बाद पुलिस सुनीता के घर के बारे में पता करती है और उसके फ़ोन से उसके हस्बैंड का नंबर निकलवाया जाता है, और फिर उसके हस्बैंड को फ़ौरन ही फ़ोन करके बताया जाता है। सुनीता के हस्बैंड का नाम मंजीत था और वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। उसके हस्बैंड को बताया जाता है कि उसकी वाइफ को गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या की है, और जैसे ही उसके हस्बैंड को ये बात पता चलती है तब वो फ़ौरन दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। और इसके बाद पुलिस वाले मंजीत को हॉस्पिटल का नाम बताते हैं, हॉस्पिटल का एड्रेस बताते हैं। अब मंजीत हॉस्पिटल आता है और वाइफ की हालत को देखकर मंजीत फूट फूट कर रोने लगता है। और इसके बाद पुलिस सुनीता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद सुनीता की बॉडी को उसके हस्बैंड को सौंप दिया जाता है। अब मंजीत अपनी वाइफ की बॉडी को घर पर लाता है और घर पर सुनीता के दोनों बच्चे अपनी माँ की लाश को देखकर उससे लिपट कर रोने लगते हैं, और उसके बाद सुनीता का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब यहाँ ये सब चल रहा था, इधर पुलिस का इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जुट चुकी थी। सबसे पहले सुनीता के हस्बैंड मंजीत से पूछताछ करती है पुलिस
कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या फिर आपको किसी पर शक है। इसी तरह के पुलिस मंजीत से कई सवाल करती है। फिर मंजीत ने पुलिस को एक बात बताई कि उसकी वाइफ एक टीचर है और वो प्रॉपर्टी डीलर है, और उसने ये भी बताया कि उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी और उसका बिज़नेस ऐसा है कि उसके कहीं ना कहीं दुश्मन भी हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं हैं कि फैमिली वालों से रंजिश निकालेंगे। मंजीत ने आगे बताया कि उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की है, बहुत अच्छा नेचर है उसका, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही इस दौरान किसी से उसका कोई झगड़ा हुआ। लेकिन अब ये सवाल ये था कि जब सुनीता इतने गुड नेचर की थी तो उसको किसने मारा और क्यों मारा। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर दोबारा से पहुंचती है और घटना स्थल की बारीकी से वो जांच करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कोई सबूत, कोई सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं कि जब मीडिया के ज़रिए ये ख़बर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन मीडिया में पुलिस की लापरवाही और नाकामी को बार बार दिखाया जा रहा था। ये आमतौर पर होता ही है। इधर मंजीत भी मीडिया और पुलिस के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा था, उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। जब पुलिस पर ऊपर से दबाव पड़ने लगते हैं तो पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन और भी तेज़ कर दी और पुलिस किलर का पता लगाने के लिए हर कोशिश कर रही थी और मंजीत भी उधर से टूट पड़ा था। लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था अभी तक, और ना ही अब तक मर्डर का मोटिव पता चल पाया था कि ये मर्डर किया क्यों गया है। लेकिन पुलिस ने अभी हार नहीं मानी और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही पूरी मेहनत के साथ। और लूटपाट के एंगल से भी पुलिस ने देखा कि हो सकता है सुनीता का मर्डर लूटपाट की वजह से किया गया हो। लेकिन जब पुलिस ने सुनीता का पर्स वगैरह चेक किया था, मोबाइल फ़ोन और सभी डॉक्यूमेंट उसे सलामत मिले थे उन्हें, गले में मंगलसूत्र भी मौजूद था और कानों में भी पहनी हुई बालियां बिल्कुल सेफ़ थीं, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये मर्डर लूट के लिए नहीं किया गया है। इसके बाद पुलिस ने सुनीता के घर जाकर छानबीन करने का सोचा। उन्होंने ये फैसला लिया। पुलिस ने सोचा कि शायद सुनीता के घर से ही कोई सबूत या सुराग मिल जाए। अब पुलिस इस उम्मीद में सुनीता के घर पर पहुंचती है और इसके बाद सुनीता के कमरे को अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन पुलिस को वहां से भी कोई सुराग नहीं मिलता। यानी पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे। सुनीता के कमरे की तलाशी करने के बाद पुलिस की आस जो है वो टूट चुकी थी। और इसी बीच सुनीता की छोटी बेटी पुलिस के पास आती है और कहती है कि अगर आपको मेरी मम्मी के बारे में जानना है तो मैं उनकी लिखी हुई एक डायरी आपको बताती हूँ कि वो कहाँ हैं, जिससे मेरी मम्मी के बारे में आपको सब कुछ पता चल सकता है। जैसे ही पुलिस को डायरी के बारे में पता चलता है तो पुलिस की उम्मीदें जो हैं वो जाग उठती हैं और फ़ौरन पुलिस वाले बच्ची से उस डायरी के बारे में पूछते हैं कि बताओ वो डायरी कहाँ है। अब वो बच्ची अपने कमरे में उन्हें लेकर जाती है और वो डायरी वहाँ से उठाकर पुलिस को दे देती है। और इसके बाद बच्ची कहती है, अंकल ये डायरी चेक करने के बाद आप वापस मुझे दे देना, क्योंकि इस डायरी में मेरी मम्मी की बहुत सारी यादें हैं और उनकी निशानियां हैं। इसके बाद पुलिस वाले डायरी को खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पुलिस वालों के सामने डायरी के पन्ने पलटे जा रहे थे, वैसे वैसे पुलिस के सामने सुनीता के राज खुलते जा रहे थे। हालांकि पुलिस के पास इस डायरी से पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद सारे सबूत अब पुलिस के हाथों में थे। ये डायरी इस मर्डर की खुद एक गवाह थी। वो खुद बोल रही थी चीख चीख कर और कातिल का चेहरा बेनकाब कर रही थी। उस डायरी में लिखा था, वो लड़की बहुत गंदी है, उसने मुझे परेशान कर दिया है और उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ज़िंदगी से अब मन भरता जा रहा है। मेरा पति उस लड़की के कारण मुझे तलाक दे रहा है। आज तो उसने ये तक कह दिया कि मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। डायरी पढ़ने के बाद मंजीत के चेहरे से नकाब उतर चुका था। ये साफ जाहिर हो गया था, पता चल गया था कि सुनीता के मर्डर में मंजीत का हाथ ज़रूर है, लेकिन डायरी में जिस लड़की का जिक्र था उसका पता लगाने के लिए मंजीत की हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही थी। मंजीत की जब कॉल डिटेल निकाले गए
तो उससे पता चला मंजीत किसी मशहूर मॉडल से बात करता था और मॉडल का नाम एंजल गुप्ता था। एंजल गुप्ता ने मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया था, वो कई विज्ञापनों में भी नज़र आ चुकी हैं। एंजल गुप्ता ने शक्ति कपूर के साथ एक गाने में भी काम किया है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया था कि इस मर्डर की स्क्रिप्ट साजिश प्यार और धोखे पर लिखी गई थी और इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मंजीत और एंजल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में वो पुलिस को इधर उधर की बातें सुनाते रहे, गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनसे सख्ती से बात की पुलिसिया अंदाज में, तो वो दोनों जल्दी ही टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो सुनीता के मर्डर की कहानी पुलिस को सुनाई, वो बहुत दिल दहला देने वाली कहानी थी और बहुत अफसोसनाक थी। दरअसल इस घटना के 6 साल पहले यानी 2012 में सुनीता अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, बिता रही थी। मंजीत का प्रॉपर्टी का काम था, अच्छा चल रहा था, और सुनीता की टीचिंग जॉब थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, गवर्नमेंट जॉब थी। क्योंकि सुनीता की सरकारी नौकरी थी तो इसलिए पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी, तंगी नहीं थी, और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे दोनों, पति पत्नी और बच्चे भी। लेकिन साल 2012 में मंजीत किसी होटल में जाता है। होटल में देखता है कि कुछ लड़के लड़की को परेशान कर रहे हैं, किसी लड़की को, अननोन लड़की को। मंजीत लड़कों को भगाता है और उस लड़की को वहाँ से निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो लड़की मंजीत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं और इसके बाद उनकी बात शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बातें करते हैं। मंजीत बताता है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और साथ ही उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी है। एंजल गुप्ता उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है कि वो एक मॉडल है और वो दिल्ली की ही रहने वाली है और एक्टर्स के रूप में भी वो इधर उधर भटक रही है, एक्टर्स के लिए काम ढूंढ रही है, एक्टर बनने की उसका जो है वो सपना है। अब ये नंबर एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद उनके बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी दौरान एंजल मुंबई चली जाती है और मुंबई जाने के बाद उसे फ़िल्म में अच्छे काम मिलने लगे थे, यानी वहाँ जाकर उसकी किस्मत बदल चुकी थी। उसे कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करने का मौका मिला और जिससे दोनों को लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं, यानी कि उनके रिलेशन में आने के बाद ही उनकी किस्मत जो है वो बदल गई है और इसके बाद दोनों के बीच प्यार का सिलसिला उमड़ने लगता है और इनके बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल होने लगे। कई साल गुजरने के बाद उनको लगा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। एंजल को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसका मॉडलिंग करियर जो है वो अच्छा चल रहा था और इधर मंजीत की उम्र भी हो चुकी थी और दूसरी बात मंजीत पहले से ही शादीशुदा था और इसलिए एंजल से शादी करना मंजीत के लिए कोई आसान काम तो था नहीं। लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशन जारी रखा, वो साथ ही रहे, बात भी करते रहे। जब अचानक से मंजीत अपने घर में रातों को बाहर रहने लगता है तो सुनीता को मंजीत पर शक होने लगा और फिर सुनीता ने एक दिन मंजीत का फ़ोन चेक किया और फ़ोन चेक करने के बाद सुनीता को पूरा यकीन हो गया कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है। और इसके बाद सुनीता ने उन दोनों के रिश्तों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सुनीता ने विरोध करने पर मंजीत को लगा, जब उसने विरोध किया, कि वो दोनों सुनीता के होते हुए कभी शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन दोनों ने सुनीता को रास्ते से ही हटाने का फ़ैसला कर लिया। सुनीता को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने एक तीसरे आदमी को चुना और वो कोई और नहीं, एंजल गुप्ता का मुंह बोला बाप राजीव गुप्ता था। यानी एंजल राजीव गुप्ता को अपना बाप मानती थी। मंजीत और एंजल ने अपने खूनी प्लान में राजीव गुप्ता को भी शामिल कर लिया और प्लान के मुताबिक वो दिल्ली से मेरठ पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने एक सुपारी किलर से बात की। सुपारी किलर ने सुनीता को रास्ते से हटाने के लिए 18 लाख रुपए की मांग की और फिर घटते घटते 10 लाख रुपए में ये डील फाइनल हो जाती है और इसके बाद इन्होंने 2.5 लाख रुपए उसे एडवांस दे दिए और उससे ये कहा कि बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद तुम्हें मिलेंगे।
अब इसके बाद मर्डर की डेट फिक्स होती है और फाइनल डेट फिक्स हो जाती है 29 अक्टूबर 2018। और इसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को जब सुनीता अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है तो घात लगाए सुपारी किलर ने सुनीता को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद सुपारी किलर वहाँ से भागकर मेरठ चला जाता है और सुनीता के मर्डर की खबर किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं हो पाती और सारी कहानी और सारा ख़तरनाक प्लानिंग जो थी वो जब पुलिस वाले भी सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन मंजीत एंजल की प्यार की ज़िद ने एक हंसती खेलती हुई फैमिली को बर्बाद कर दिया। मंजीत ने एक भी बार अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएंगे। और इसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर बयान के आधार पर चार्जशीट जारी की और इन दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी यहीं तक थी और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक अवैध संबंध को जारी रखने के लिए उन दोनों ने अपने बच्चों के लिए भी बारे में नहीं सोचा। लड़की तो क्या सोचती, लेकिन लड़का सोच सकता था आपके बच्चों का क्या होगा। और अगर वो कत्ल करने से पहले ही ये सब चीज़ें सोच लेता तो हो सकता था ये कत्ल ही ना होता। और आज उसके बच्चे ना उनके सर पर ना तो माँ का साया है और ना ही बाप का साया है। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।